Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. तो आज की वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था जिस पे आप सब ने उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन को वोट किया। तो मैंने ये वीडियो बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए और मैंने उर्दू का पूरा पेपर सॉल्व किया है 10th क्लास का, क्योंकि रिसेंटली 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस का रिज़ल्ट आया है जिसमें बच्चों के उर्दू के पेपर में मार्क्स बहुत कम आए हैं। सो दे वर वरीड और वो चाहते थे कि वो पेपर में क्या गलती करके आए हैं। तो मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ। अगर मैं आपको अपने मार्क्स के बारे में बताऊँ तो मेरे बोर्ड में 71 आउट ऑफ 75 आए हैं। अपनी पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट किया जो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है और ये आपके सबक में से भी आएंगे और नज़म और गज़ल में से भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दी है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देखकर मैंने क्वेश्चन भी लिखा है और मैंने बोर्ड में भी लिखा था, ब्लैक पॉइंटर से लिखा। जिस चीज़ का बोर्ड में नंबर नहीं होता, यानी ये सवाल लिखने का बोर्ड में नंबर नहीं है, सो यू कैन राइट इट विद ब्लैक। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए कि आप ब्लैक यूज़ कर सकते हो या ब्लू, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एंडिंग लाइन नहीं लगाई क्योंकि बोर्ड में आपको पता है उर्दू का पेपर लेंथी है और शीट्स हमारे पास सब बहुत कम होती हैं। 6 शीट्स होती हैं विच मीन्स 24 और ऑलमोस्ट उसमें से भी 22 होती हैं क्योंकि कुछ शीट्स में वो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी लाइंस होती हैं तो इंसान सोचता है कि इनको ना ही यूज़ करें। और ये जो शीट है इसमें ऑलमोस्ट 20 लाइंस हैं इस तरह, लेकिन बोर्ड में 24 लाइंस होती हैं जो कि पेपर को पूरा करवा देती हैं। तो आप कोशिश करें कि क्वेश्चंस के बाद एंडिंग लाइन ना लगाएं, आपकी एक एक लाइन हर क्वेश्चन के बाद सेव होती जाएगी। इस तरह भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ये एक अलाइनमेंट है और जो मैंने लाइंस भी लगाई हैं वो भी अलाइनमेंट के साथ ही लगाई हैं। अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी मैंने 605 को डबल करके लगाया। आप परमानेंट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। डबल करके लाइन लगाने का मकसद यही होता है कि आपका पेपर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो गया जो शॉर्ट क्वेश्चंस का था। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ये आपको पता है कॉम्प्रीहेंशन आती है, उसमें से 5 क्वेश्चंस होते हैं और 5 के 5 आपको सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। सेम वही पैटर्न मैंने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है और यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चंस लिखना बहुत अच्छी बात होती है, अगर आप ना भी लिखें तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा नहीं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हुआ। क्वेश्चन के एंड होने पे मैंने देखें एंडिंग लाइन लगाई है। नाउ यू सी आई हैव चूज़ द क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक ही पैटर्न के मैं क्वेश्चंस करती आ रही थी तो अब मैंने सोचा कोई बड़ी चीज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इक़्तिबास की तशरीह है जो क्वेश्चन नंबर 3 में आती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, दो के दो ही करने होते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ 4 मीनिंग्स आएंगे, वर्ड मीनिंग्स, और आपने 4 के 4 का वहाँ पे मीनिंग लिखना होता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मीनिंग्स नहीं आते होते, तो यहाँ पे ही जो चेकर है वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है एक एवरेज स्टूडेंट और एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है अलिफ, इसकी हेडिंग दी और यहाँ पे जो इबारत है उसके 3-4 वर्ड्स लिख के डॉट्स लगाए और फिर 3-4 वर्ड्स लिखे। देखिए हम इन चीज़ों के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन दीज थिंग्स मेक योर पेपर वेरी अट्रैक्टिव क्योंकि ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अब इसके बाद पहली हेडिंग मैंने सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम लिखा है। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माखिज़ भी लिखते हैं, सिनफ़े सुख़न भी लिखते हैं, हवाला मतन की भी हेडिंग देते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि अगर आपकी राइटिंग किस तरह की है। मेरी राइटिंग एवरेज राइटिंग है, ना बहुत बड़ी है और ना बहुत छोटी है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि एंड पे मैं अगर शीट्स में कम पड़ गई तो मेरा मज़मून छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ना हवाला मतन की हेडिंग दी ना कोई और हेडिंग दी, जो उसको चाहिए था सिर्फ वो ही लिख दिया और इसी के मार्क्स होते हैं। तो आगे आते हैं ख़त कुशीदा अल्फाज के मानी। ये देखिए मैंने इसको बॉक्स बनाया है। यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, ये आपके पेपर को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। आप एक ऐसा पेपर देखें जिसमें बॉक्स नहीं है, प्रॉपर आपने ये बुलेट्स नहीं लगाए, तो वो पेपर लेस अट्रैक्टिव होगा, बट ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये मैंने 605 मार्क यूज़ करके उसके साथ किया है।
आपको ये मायने बहुत अच्छे याद होने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से एक भी गलत हो गया आपका 0.5 मार्क्स कट जाएगा। और बोर्ड में आपको पता है कभी 0.5 में मार्क्स नहीं आते, तो वो अल्टीमेटली 1 मार्क कट जाता है। तशरीह के बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के कितनी होनी चाहिए। इट शुड बी फ्रॉम हाफ टू 1 पेज। अब जो एवरेज बच्चा होगा वो हाफ पे जाएगा, और जो मोर देन एवरेज होगा वो 1 पेज की भी लिखेगा और उसमें कोटेशन भी डालेगा या शेर डालेगा विच इज़ रेलिवेंट। अब आप देख सकते हैं कि जो तशरीह है ये यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पे एंड हुई है। ये पूरा एक पेज बन जाता है अगर बोर्ड की शीट के हिसाब से इसको देखा जाए। बीच में मैंने एक का शेर भी लिखा है, अगर आप ये ना भी लिखें और तशरीह को थोड़ा लंबा कर लें तो वो भी ठीक है। बीच में एक लाइन छोड़ी है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि लाइन नहीं छोड़नी चाहिए, वो सिर्फ खुलासे की बात है जिसमें लाइन नहीं छोड़नी चाहिए, बाकी चीज़ों में आप छोड़ सकते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत नीट आती है। इसके बाद एंडिंग लाइन लगाइए। एंडिंग लाइन बहुत ज़रूरी होती है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट, उसी तरह इबारत लिखी, सबक का उन्वान लिखा और मुसन्निफ़ का नाम लिखा। मुसन्निफ़ का नाम बहुत गौर से लिखना है और बिल्कुल ठीक लिखना है। इसमें अगर आपकी इमला की गलती हुई तो ये भी कैंसिल हो सकता है। अब अल्फाज मायने, ये मैंने चारों के चारों लिख दी है। और उसके बाद तशरीह। अब मैं आपको एक चीज़ सीक्रेट बताती हूँ कि फ़र्स्ट जो तशरीह मैंने लिखी थी वो पूरे 1 पेज की थी, ये थोड़ी सी उससे कम है और इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ामिनर एक फ़्लो में आपका पेपर चेक कर रहा होता है, जो पहले चीज़ लिखी होती है उस पर उसकी ज़्यादा टेंशन होती है। अगर उस पर वो कहता है ना कि बहुत अच्छी लिखी हुई है, तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट चीज़ है वो उसको अच्छी ही लगेगी। तो आप सेकेंड वाली तशरीह को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, ताकि एंड पे आप उसको रीड भी कर लो और अपनी प्रेजेंटेशन भी ठीक कर लो। अब ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, जिसमें खुलासा है, अशार की तशरीह है और मज़मून है। अब आपने खुलासा और अशार की तशरीह को एक ऐसा टाइम देना है कि आपका मज़मून आसानी से कंप्लीट भी हो जाए, एंड पे आप पेपर प्रेजेंटेशन भी कर लो, अपना पेपर रीड भी कर लो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, खुलासा। खुलासा की हेडिंग देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप सबक का उन्वान इस तरह से लिखें और मुसन्निफ़ का नाम जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है वो इस तरह से लिखें। उसके बाद अब खुलासे की हेडिंग दी है और उसके नीचे कॉलम के नीचे मैंने खुलासा लिखना शुरू कर दिया है। खुलासा पैराग्राफ्स के अंदर होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ, 2 वर्ड्स का गैप छोड़ के मैंने नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ था वो शुरू कर दिया है। ये देखिए ये वो पैराग्राफ्स हैं जो बुक में भी यही ऑलमोस्ट वर्डिंग होती है, क्योंकि बोर्ड यही रिक्वायर करता है कि आप उसी पैराग्राफ को अपनी थोड़ी वर्डिंग इस्तेमाल करके छोटा कर लें। ये 2.5 पेज या 2 पेज का होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 पेज का लिखा है, आप 2.5 तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा ना करो और ना करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में लाइन छोड़ी थी, लेकिन खुलासा वो वाहिद क्वेश्चन है जिसमें मैंने लाइन नहीं छोड़ी। इससे एग्जामिनर पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने लाइन छोड़ी है, क्योंकि आपके पास स्पेस कंप्लीट नहीं हो रही थी। अब मैंने यहाँ पे कोशिश ये करनी थी कि मेरा खुलासा यहाँ पे एंड हो, ताकि मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अशार की तशरीह का क्वेश्चन है उसकी मैं हेडिंग दूँ और हिस्सा नज़म भी लिख लूँ, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि ये नेक्स्ट पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर आ जाए, यानी अशार की तशरीह का नंबर आ जाए और मैं स्टार्ट ऑफ द पेज से स्टार्ट करूँ। अब नज़म का उन्वान, यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन आती है कि शेर लिखें ना लिखें। अगर आपने नंबर दे दिया तो शेर लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। शायर का नाम, उसके बाद मफ़हूम 2 से 3 लाइंस का होना चाहिए और उसके बाद तशरीह। आपकी जो तशरीह है वो यहाँ से काउंट होगी। कुछ बच्चे समझते हैं कि यहाँ से काउंट होगी, नहीं, वो यहाँ से काउंट होगी। अब ये तशरीह आपको पता है कि आपको 2 मिसरे आते हैं। आपने पहले मिसरे की तशरीह की, उसके बाद आपने कोटेशन या शेर लिखा, ये पहले मिसरे की तशरीह है। अब ये दूसरे मिसरे की तशरीह है। मैंने 3 से 5 लाइंस लिखी और यहाँ पे एक शेर लिखा। आपने अपने पूरे पेपर में एक ही चीज़ को फॉलो करना है कि आपकी 5 से 6 लाइंस एक मिसरे की हों। उसके बाद आप इन 4 लाइंस को यूटिलाइज़ करके एक शेर लिखते हैं। 4 लाइंस यूज़ हुई, बीच में 2 लाइंस का शेर आ गया। आप पूरे पेपर में अगर यही करेंगे तो आपकी टाइमिंग भी सेव होगी। सेकंड वाला इसी तरह उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मफ़हूम भी लिख दिया।
ये देखें अब ये पूरी तशरीह एक पेज की बनी है। पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और दोनों के बाद एक एक शेर। ये हिस्सा नज़म का तीसरा शेर है जिसकी मैं तशरीह कर रही हूँ। और यहाँ पे हिस्सा नज़म के जो अशार हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। 4 आते हैं जिसमें से आपने 3 करने होते हैं। आपको उनको चूज़ करना चाहिए जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। उसके बाद हिस्सा गज़ल की हेडिंग भी, इसमें से 3 होते हैं जो 2 आपने करने होते हैं। गज़ल, ये जो गज़ल लिखा है मैंने, ये लिखना ज़रूरी नहीं होता। गज़ल की तशरीह में सिर्फ शायर का नाम लिखते हैं क्योंकि गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। अब ये देखें, मैंने गज़ल का जो पहला मतला था उसमें पहला जो मिसरा है वो लिख दिया, मफ़हूम लिखा, उसकी तशरीह। उसी पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ कि 5 से 6 से ज़्यादा मैंने लाइंस को क्रॉस नहीं किया ताकि मेरा एंड पे टाइम बच जाए। अभी सेकंड वाला, अब ये देखें कि यहाँ पे मेरे गज़ल की तशरीह भी मुकम्मल हो चुकी है और मेरी ये कोशिश थी कि ये पेज के एंड पे ख़त्म हो ताकि मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मज़मून का वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करूँ। मज़मून के बारे में हमेशा एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए। आपने से सवाल नंबर की हेडिंग देनी है, मज़मून लिखने की ज़रूरत नहीं है, मज़मून नवीसी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका मज़मून की हेडिंग है उसको लिखें। मेहनत की अज़मत मज़मून था और इसकी मैंने हेडिंग दी और इसको डबल अंडरलाइन 605 मार्कर की मदद से किया। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपका बड़ा होना चाहिए और बाकी 6 से 7 छोटे पैराग्राफ्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वाले क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी फेस करते हुए देखा है क्योंकि उनकी लेंथ कंप्लीट नहीं कभी कभार होती, उनको शेर नहीं आते होते। तो आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि बोर्ड के अंदर जो आप चीज़ हाईलाइट करते हो उसी को हमेशा फोकस किया जाता है। आपके शेर बिल्कुल ठीक होने चाहिए। आप यहाँ पे अपनी वर्डिंग कर सकते हो, इसको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शेर याद करो, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ याद करो, जो एंड वाला कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है जस्ट लर्न दैट, और आपका जो मज़मून है वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बोर्ड में जो मज़मून मैंने अटेम्प्ट किया था वो वक्त की पाबंदी था और ऑनेस्टली आई जस्ट डिड 5 पेजेस ऑफ दैट। और मैं घर आके काफ़ी परेशान थी कि मेरे सिर्फ 5 पेजेस बने जो कि मिनिमम 5 होने चाहिए। लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि जो बोर्ड की शीट होती है वो बड़ी होती है तो वो कवर कर लेती है। तो आपने 5 या 6 पेजेस को अपने जहन में रखना है और बस इन्हीं के दरमियान आपका मज़मून कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने हदीस भी लिखी है। पहले हवाला दिया कि मतलब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो फिर मैंने हदीस लिखी। उसके बाद ये कोटेशन है। अब आप देख सकते हैं कि हर एक पैराग्राफ के बाद एक एक पैराग्राफ ही देखें, हर पैराग्राफ के बाद एक शेर आ रहा है, हर पैराग्राफ के बाद एक शेर आ रहा है, तो या कोटेशन भी आ सकती है। तो आपने यही पैटर्न को फॉलो करना है। एटलीस्ट 2 शेर होने चाहिए एक पेज पे, अगर नहीं बनते तो एक शेर तो कम से कम होना चाहिए। अगर एक एग्ज़ामिनर को एक पेज पे एक शेर नहीं मिलता तो वो एक बुरा इम्प्रेशन पड़ेगा। अब देखें, जैसे ये 4 मिसरों वाला शेर था, इसको मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिख लिया क्योंकि अगर मैं इसको 604 या 605 से लिखती हूँ थोड़ा गंदा गंदा और बहुत बड़ा बड़ा लगना था। और ये 4 मिसरों वाला लिखा तो मैंने कोशिश की कि सिर्फ पूरे पेज पे यही हो। अब ये देखें, यहाँ पे अब मैं कंक्लूजन की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मेरा कंक्लूजन हो रहा है। दिस इज़ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये भी देखें कि बाकी पैराग्राफ की निस्बत थोड़ा बड़ा है और कंक्लूडिंग पे भी एक मैंने शेर लिखा है और उसके बाद ये लाइन है और ये 605 को डबल करके लगाइए क्योंकि ये देखें इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट बराबर है। सो दिस वाज माय पेपर और ये पेपर मैंने टाइमिंग के लिहाज से ही किया है और आप इस टाइमिंग के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह की है तो आप टाइमिंग के अंदर कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं। इसी तरह का पेपर मैं बोर्ड में भी टाइमिंग के अंदर ही करके आई थी और आप भी कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू डू इज़ प्रैक्टिस। और आप पर टेस्ट सेशंस में, जैसे आप स्कूल या अकेडमी में टेस्ट सेशन देते हो,
उसके अंदर आपने एक चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि जैसे आपका टीचर आपसे पेपर वापस लेता है तो आप उससे कहते हो 5 मोर मिनट्स और समथिंग, तो आपने वो 5 मोर मिनट्स नहीं मांगने। आपके ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले पेपर कंप्लीट होगा तो आप बोर्ड में कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड के अंदर बहुत प्रेशर होता है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा भी है प्रेशर की वजह से, आप समटाइम्स कहीं पे स्टक कर सकते हो। So Allah Hafiz, and subscribe to my YouTube channel, and if you like the video press the bell icon as well. Allah Hafiz. बस।